आईक्यू टेस्ट दिया जाएगा, आप उस टेस्ट को सॉल्व करेंगे, उससे एक स्कोर हमको प्राप्त होगा, है ना। जैसे बोला जाता है आइंस्टीन जो थे उनका आईक्यू लेवल कितना था, 140 था, है ना, वो हाईएस्ट आईक्यू लेवल में आता है। इसी तरीके से यहाँ जितने बैठे हैं सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होगा, है ना। तो इस तरीके का डेटा जो होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा के अंतर्गत आता है। अब डेटा के सोर्सेस क्या हो सकते हैं, हमें कहां से डेटा मिलेगा, डेटा कहां से मिलेगा। डेटा के सोर्सेस जो है वो है प्राइमरी डेटा सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, कई लोग उसको टाइप्स ऑफ डेटा में रखते थे, वो डेटा का टाइप्स नहीं, वो क्या है, सोर्स है। कि हम एक बुक है सीआर कोठारी का, रिसर्च का बहुत अच्छा बुक माना जाता है, लेकिन उस बुक में ये गलती है कि डेटा का जो सोर्स है उसको टाइप्स ऑफ डेटा में रखा गया है। तो डेटा का सोर्स क्या क्या है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होगा, प्राइमरी सोर्स होगा आपका कि मान लेते हैं आप लोग आज का लेक्चर सुन रहे हैं, आज का लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों से एक फीडबैक लिया जाए, है ना, आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स आपसे एक फीडबैक लेंगे कि आज का लेक्चर कैसा, तो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली आपसे सोर्स किया जा रहा है। और यदि पहले से अवेलेबल है डेटा कहीं, डेटा पहले से कहीं अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन मोड पर अवेलेबल हो या कहीं रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल हो, किसी डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल हो, वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। जब आप उन सोर्सों से डेटा लेते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आता है। अब इन डेटा को कुछ स्केल्स में बांटा गया है, इन स्केल्स की हम बात कर लेते हैं। 4 स्केल हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो अब ये स्केल्स क्या है, ऊपर के जो 2 स्केल दिख रहे हैं आपको, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, ये दोनों स्केल बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा की। नॉमिनल क्या है, नॉमिनल इसको हिंदी में बोल सकते हैं नामित। नॉमिनल जो है, जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरें या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें, तो आप जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। इंफॉर्मेशन क्या, आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 टू ग्रेजुएशन, 10 टू पीजी जो भी है, आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है। इस तरीके के डेटा जो होते हैं वो नॉमिनल स्केल में आते हैं, और नॉमिनल स्केल में वे डेटा आते हैं इसमें कोई भी क्रम निर्धारित नहीं होता है। चाहे फॉर्म में आप पहले नंबर पर फीमेल को रखिए, दूसरे पर मेल को रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप कैटेगरी में एससी को पहले रखिए, चाहे जनरल को पहले रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी क्वालिफिकेशन 10 टू पीजी जाए, चाहे पीजी टू 10 क्रम रहे, उसका कोई अंतर नहीं होने वाला। इस तरीके के जो डेटा होते हैं वो नॉमिनल स्केल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या होगा, ऑर्डिनल जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये एक ऑर्डर की बात कर रहा है ना, एक ऑर्डर की बात कर रहा है। अब ये ऑर्डर कैसे पता चलेगा हमको, आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम तो सब नहीं दिए होंगे, ऐसा होगा। आपका जो रिजल्ट होगा, ग्रेजुएशन का रिजल्ट ले लेते हैं, ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट होगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट ले लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो दिए थे आप व्यापम के थ्रू, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, है ना,
उस एंट्रेंस एग्जाम में आपने कुछ ना कुछ मार्क्स गेन किए होंगे, है ना? वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ, एक ऑर्डर बनाया गया। फर्स्ट कौन था, सेकंड टॉपर कौन था, थर्ड टॉपर कौन था, फोर्थ कौन था, इस तरीके से एक ऑर्डर में पूरा बनता चला गया। तो इसमें नॉमिनल तो रहेगा ही रहेगा, एक ऑर्डर भी इसमें शामिल हो गया। ऑर्डर क्या हुआ कि एक क्रम निर्धारित कर दिया कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, सेकंड पोजीशन पर कौन है, थर्ड पोजीशन पर कौन है। आप लोग भी यहाँ एग्जाम दिए होंगे बाहर बोर्ड में, तो फर्स्ट आता है, थर्ड फोर्थ की फर्स्ट ही बस लगा, तीनों का लगा। तो तीन क्या है, पोजीशंस है, ऑर्डर है ना। इस तरीके का डेटा जब हमको मिलता है वो ऑर्डिनल स्केल के अंतर्गत आता है। थर्ड बात करते हैं हम इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल को थोड़ा सा समझिएगा। डेटा दो तरीके का होता है, कंटिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं। वेरिएबल पढ़े हैं अभी की नहीं, अभी वेरिएबल पढ़ाए होंगे लेकिन आपको इसके पहले की क्लासेस में कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल में भी आप पढ़े होंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल पढ़े हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं पढ़े। चलिए उसके तरफ नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इंटरवल स्केल की हम बात करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी कि आपकी हाइट की बात कर रहे थे, तो हाइट कितना हो सकता है, 5 फीट 5 इंच या फिर 4 फीट 8 इंच, 6 फीट भी हो सकता है, 6 फीट 2 इंच भी हो सकता है, 6 फीट 1 इंच भी हो सकता है। इस तरीके के डेटा जो है वो इंटरवल स्केल में आते हैं। या फिर हम आईक्यू लेवल की बात करते हैं, किसी का आईक्यू 75.7 हो सकता है, 82.7 हो सकता है। इस तरीके का जो डेटा होगा वो इंटरवल स्केल के अंतर्गत आएगा। अब रेशियो स्केल की बात कर लेते हैं। रेशियो स्केल में क्या होता है, जीरो भी मेंशन हो जाता है, जीरो भी आता है। इंटरवल स्केल में जीरो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि किसी का भी आईक्यू लेवल जीरो नहीं हो सकता। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर भी आपका इंटरवल स्केल में आएगा। टेम्परेचर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना। हाइट किसी की जीरो नहीं हो सकती है, वेट किसी का जीरो नहीं हो सकता। लेकिन रेशियो स्केल में जहां आते हैं हम, रेशियो स्केल जीरो की भी बात करता है। जीरो क्या है, यहां जैसे मैं यहां बात कर लेता हूं कि आज क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, जीरो है। हो सकता है एक भी बच्चा ना आया, तो जीरो हो सकता है ना। लाइब्रेरी में बुक्स की संख्या जीरो है, या 3000 है, 1500 है, या फिर 6000 है, 10,000 है। उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि बुक्स की संख्या 150.5 है, इस तरीके का डेटा आएगा क्या उसमें, नहीं आएगा ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लास में हमारे आज 10.5 स्टूडेंट बचेंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। तो इस तरीके का डेटा जो है वो रेशियो स्केल में आएगा। और जहां हम डिसकंटिन्यूअस डेटा की बात करते हैं वो इंटरवल स्केल में। क्लियर, आगे बढ़े। अब डेटा की बात हम कर ली, अब डेटा कलेक्शन कैसे होगा। डेटा कलेक्शन करना भी जरूरी है। तो डेटा कलेक्शन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। तो माध्यम क्या होगा, टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। एक क्वेश्चनायर हो सकता है। क्वेश्चनायर क्या होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और उन क्वेश्चंस में कुछ ऑप्शंस होते हैं। जो आप एग्जाम देते हैं या एक फीडबैक फॉर्म कोई आता है, लिंक आता है कभी कभी आपके मोबाइल में कि मैं फीडबैक देना है आपको, तो वो जो फीडबैक फॉर्म है, वो फीडबैक फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन रहता है, नीचे ऑप्शन रहते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, है ना।
उसमें आप टिक करते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सजेशंस के लिए बोला जाता है। यदि आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो उस तरीके का भी क्वेश्चन एक उसमें होता है। तो वो जो क्वेश्चन है नीचे का और ऊपर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम बात करते हैं कि क्वेश्चन आए हैं, दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है? जो नीचे आप सजेशन दे रहे हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जहां आप फ्री हैं आंसर देने के लिए कि भाई इसके लिए पॉजिटिव सजेशंस के लिए आप नेगेटिव भी चीजें लिख सकते हैं और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, जो आपके दिमाग में है वो आप लिख सकते हैं, ओपन है आप। लेकिन जहां ऊपर जो आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो मिले थे, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या था, आपको केवल टिक करना था, उसमें आप अपने मन का नहीं लिख सकते। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? जहां ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म में क्वेश्चन है। सब्जेक्टिविटी क्या है? जहां आप ओपन है लिखने के लिए। सब्जेक्टिविटी आपको जो चीज समझ में आ रहा है आप उस तरीके से लिखोगे उसको, तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप फ्री। क्वेश्चन आयर की बात की है। दूसरा है टेस्ट। टेस्ट जो है इसमें जैसे कि अचीवमेंट की हम बात करते हैं, एडजस्टमेंट की बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात करते हैं। इन चीजों को यदि हम मेजर करना चाह रहे हैं, किसी की पर्सनैलिटी को मेजर करना है, किसी की इंटेलिजेंसी को मेजर करना है, तब हम टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। और टेस्ट जो दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या है? उस टेस्ट की नॉर्म्स निर्धारित होते हैं, उस टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकाली जाती है कि वो जो टेस्ट बनाया गया है, जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है, जिन लोगों के लिए बनाया गया है, उन लोगों के ऊपर वो अप्लाई हो सके और जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है उसको मेजर कर सके। ठीक है, जैसे मैंने एक टेस्ट बनाया है, मुझे मैथ्स का अचीवमेंट देखना है और मैथ्स का टेस्ट मैंने बनाया और उस टेस्ट को मैंने अप्लाई, वो लेवल उसका मैंने डिसाइड किया क्लास 6 के लिए मैंने बनाया और उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्लास 10 के ऊपर। तो वो टेस्ट क्या है? रिलायबल है, वैलिड नहीं है। रिलायबल है मतलब विश्वसनीय है, पर वैध नहीं है। विश्वसनीय क्या है कि क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन है, उसमें मैथ्स को मेजर कर रहा है, मैथ्स के बारे में बात कर रहा है वो, इसलिए रिलायबल है। लेकिन जिस क्लास के लिए बनाया गया है उन लोगों पर वो अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए वैलिड नहीं है। वैलिड कब होगा? जब हम क्लास 6 के लोगों को उस टेस्ट को देंगे। ठीक है, और सेल्फ मेड टेस्ट क्या है? जैसे कि आप लोगों को बनाना है तो आप लोग कुछ क्वेश्चन निर्धारित किए और टेस्ट लिए। स्कूल टीचिंग में आप लोग गए होंगे, वहाँ एग्जाम लिए होंगे बच्चों का, लिए थे कि नहीं? लिए थे। तो आप क्वेश्चंस खुद से बनाए थे, है ना? खुद से क्वेश्चन पेपर बनाए होंगे, तो वो सेल्फ मेड टेस्ट के अंदर है ना। उसमें आपने उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया, उसके नॉर्म्स नहीं निकाले, उसका भी बहुत लंबा प्रोसेस है। उसमें पहले हमको क्वेश्चंस बनाने होते हैं, क्वेश्चंस बनाने के बाद उसका टेस्ट रीटेस्ट लगाया जाता है, सॉरी टेस्ट रीटेस्ट किया जाता है उसको। उसके बाद जो स्कोर आता है, उस स्कोर में हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको सभी ने सही किया है। सभी ने सही किया है मतलब क्वेश्चन ठीक नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है कि सब सॉल्व कर लेना है। या एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको किसी ने भी सही नहीं किया है, तो वैसे क्वेश्चंस को भी हटा देना चाहिए। वो डिफिकल्टी लेवल को डिसाइड कर दिखा रहा है कि आप ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, इस क्वेश्चन को भी इसे हटा देना। लंबा प्रोसेस है उसको। इसके बाद है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी डेटा कलेक्शन का एक माध्यम है ना। डेटा कलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। इंटरव्यू कैसे होता है? फेस टू फेस, है ना। जब हम फेस टू फेस बात करते हैं वो इंटरव्यू की बात करता है। इंटरव्यू भी दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है? जब हम इंटरव्यू लेने जाते हैं तो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको सामने वाले से, रिस्पोंडेंट जो है उससे क्या क्या चीजें
पूछना है, और उसी क्रम में हम उससे जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं और आ जाते हैं। लेकिन नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है उसमें पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि हमको क्या पूछना है। पहले इंटरव्यूअर जो है रिस्पोंडेंट से क्या करेगा, पहले दोस्ती बढ़ाता है ना, उससे बात करेगा, उसको अपने विश्वास में लेगा, विश्वास में लेने के बाद फिर उसको लगेगा कि अभी ये क्वेश्चन से पूछा जाना चाहिए, जा सकता है, इससे ये मेरे को करेक्ट रिस्पॉन्स करे, तो साइकोलॉजी को समझेगा सामने वाले, है ना। उसके बाद उससे वो क्वेश्चन करेगा और उससे डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। पहले से निर्धारित नहीं होगा, उसको जो जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे उससे कलेक्ट करता जाएगा। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी दो तरीके का होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे कि आपको स्टडी करना है बस्तर के कल्चर का, बस्तर जिले में या बस्तर संभाग में रहने वाले लोगों का कल्चर कैसा है, उसके कल्चर को यदि आपको जानना है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, आप वहां जाकर उन्हीं के साथ उन्हीं की वेशभूषा में रहेंगे और उनको पता नहीं होना चाहिए कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। यदि उनको ये पता चल गया कि ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उसका जो एक्चुअल डेटा आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप लोग जब क्लासरूम प्रैक्टिस टीचिंग के लिए स्कूल जाते हैं, प्रैक्टिस टीचिंग में जब आपका ही साथी आपको ऑब्जर्व करता है या आपके टीचर्स आपको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पढ़ाने का तरीका आपका बदल जाता है। आप उन स्किल्स का यूज करने लगते हैं जो स्किल्स आपको बताई गई है, और यदि पीछे कोई नहीं बैठा है तो वैसी स्थिति में आप क्या करते हैं, जैसा है वैसा पढ़ा देते हैं। होता है ऐसा? नहीं बोलेगा कोई, नंबर कट जाएगा। लेकिन एक्चुअल में होता है ऐसे, जब हमको पता हो कि हमको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वैसी स्थिति में अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, नॉन पार्टिसिपेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आपका कैमरा लगा हुआ है, आपको टीचर्स बैठे हुए हैं और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपकी डेली की एक्टिविटी ऑब्जर्व हो रही है ना, आप क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्लास में कैसा रिस्पॉन्स है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व, आपका बिहेवियर कैसा है, वो सारे ऑब्जर्वेशंस की आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स डिसाइड करते हैं। अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल विद डेटा कलेक्शन। आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, है ना, ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो रेटिंग रहता है, वहाँ रेटिंग भी देखते हैं कि इस ऐप का कितना रेटिंग, उसके बाद ही इसको डाउनलोड करते हैं। या मीशो से कुछ परचेज करना है तो वहाँ देखते हैं रेटिंग, इसको कैसा रेटिंग मिला हुआ है, इस मटेरियल को कैसा रेटिंग मिला हुआ है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है ना, वैसे ही करते हैं। तो रेटिंग स्केल भी जो होता है, ये लिकर्ट स्केल इसको बोला जाता है, ये 3 पॉइंट स्केल में भी होता है, 5 पॉइंट स्केल में भी होता है और 7 पॉइंट स्केल में भी होता है। आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलता होगा, सेटिस्फाइड सॉरी एग्री, डिसएग्री या फिर न्यूट्रल करके, ये 3 पॉइंट स्केल में आ जाएगा। इसी तरीके से 5 पॉइंट स्केल भी बनता है, 7 पॉइंट स्केल भी बनता है। तो आप उसमें टिक करते हैं कि आप उसमें किस तरीके का उसको किस तरीके से एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, उसके बेसिस पे आप उसको टिक करते हैं, रेट करते हैं उस चीज को, है ना। इसके बाद है नेक्स्ट चेक लिस्ट। चेक लिस्ट क्या है, चेक लिस्ट में एक लिस्ट रहता है कि जैसे मान लेते हैं आपके यहाँ किसी एक महाविद्यालय में और कौन सी फैसिलिटीज होना चाहिए, है ना, स्टाफ कितना होना चाहिए, एक सेमिनार हॉल होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, लैब्स होना चाहिए,
वो सारी चीज का चेकलिस्ट होता है और हम जाके वहाँ चेक करते हैं और उसको चेक करते जाते हैं कि कौन सी चीजें अवेलेबल है। इस तरीके का डेटा यदि हमको लेना है तो हम चेकलिस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स जो होता है ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। अब हम अपने मेन इस पर आ रहे हैं। तो डेटा एनालिसिस करते समय हमको कौन सी स्टैटिक्स का यूज करना है ये हमको पता होना चाहिए। जब हम रिसर्चर जो है अपना सिनॉप्सिस बनाता है तो सिनॉप्सिस क्या होता है, एक प्रपोजल होता है कि मुझे इस एरिया के ऊपर काम करना है और वो प्रपोजल में ही लिख देता है कि मैं पी टेस्ट लगाऊंगा, एनोवा लगाऊंगा या कोरिलेशन देखूंगा, मीन एसडी को निकालूंगा। वो गलत है। और अच्छे लोग, बड़े प्रोफेसर लोग लिख पाते हैं उसको, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है उसको मैं बता दे रहा हूं। यहाँ देखिए दो तरीके की स्टैटिक्स की हम बात कर रहे हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिक्स टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसको नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स भी बोल सकते हैं, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स भी बोल सकते हैं। पैरामेट्रिक स्टैटिक्स को ही क्योंकि इसको पावरफुल स्टैटिक्स बोला जाता है और इसी को ही अधिकतर लोग यूज करना चाहते हैं। लेकिन इसको यूज करने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं। उन अजम्पशंस को यदि आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का यूज नहीं कर सकते। फिर आपको मूव करना पड़ेगा नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की तरफ। तो जब तक हम अपना डेटा कलेक्ट नहीं कर लेते, जब तक हमारे हाथ में डेटा नहीं आ जाता है, हम डेटा के नेचर को नहीं समझ लेते हैं कि हमारा डेटा किस नेचर का है, पैरामेट्रिक टेस्ट लायक है या नहीं है, तब तक हम पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का यूज नहीं कर सकते। तो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स यूज करने का क्या असम्पशंस हो सकता है? सैंपलिंग पढ़े हैं आप लोग? सैंपलिंग अभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े? कौन सी सैंपलिंग पढ़े? मैं भी एक बार आपको पढ़ा के गया हूं। सैंपलिंग होता है दो तरीके का, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम जो भी सैंपल को सिलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? रैंडमली करते हैं, है ना? रैंडमली करते हैं। सबसे पहला असम्पशन यही है कि हमने जो डेटा सैंपल लिया है वो सैंपल कैसा होना चाहिए? रैंडमली होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमारे द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा एनपीसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जानते हैं आप लोग? मैथ्स वाले होंगे, जानते होंगे। एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, मैं इसमें अभी बनाया नहीं हूं। एक घंटीनुमा ऐसा रहता है, नीचे एक बेस लाइन होता है उसका, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वो इसमें नहीं बनाया। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अधिकतर क्या होता है कि क्लासरूम में या फिर जो भी हमारा सैंपल है उस सैंपल से हम जो भी डेटा ले रहे हैं वो डेटा कैसा होना चाहिए? एवरेज लोगों की संख्या ज्यादा होना चाहिए और जो गिफ्टेड है या एवरेज से एबव है उनकी संख्या कम होना चाहिए और जो एवरेज से लो है उनकी संख्या भी कम होना चाहिए। आपकी क्लास में का जो रिजल्ट आता होगा वो रिजल्ट में एवरेज स्टूडेंट जो होते होंगे उनकी संख्या ज्यादा होती है ना। जो जिनका मार्क्स बहुत कम आता होगा उनकी संख्या बहुत कम होती है और जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा आते होंगे उनकी संख्या भी कम होगी। इस तरीके का डेटा हमारा एनपीसी के अकॉर्डिंग यदि होता है तब हम पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, चलिए
अब हम बात कर लेते हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट जो है दो मीन समझते हैं, मीन स्कोर। जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है, इसका ये आ गया जो टी टेस्ट है, अनदर नेम ऑफ टी टेस्ट आर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इसको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, स्टूडेंट्स टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। डेटा मस्ट बी आइदर ऑन इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। इसमें जो डेटा होगा कैसा होना चाहिए? इंटरवल स्केल का और रेशियो स्केल का। समझिए इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। अब इसमें when the researcher is interested in studying the significance of difference between mean score of dependent variable और criterion variable। जैसे मान लेते हैं इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का एक स्कोर आया हमारे पास। अब वो जैसे आप ही लोग हैं, आप लोग की इंटेलिजेंस ही मेरे को चेक करना है ना। यहाँ फीमेल्स है, इधर मेल्स है, दो डेटा मेरे पास आएगा। अब इन मेल्स का एक मीन स्कोर अलग होगा, फीमेल्स का मीन स्कोर अलग होगा। अब उन दोनों मीन स्कोर के बीच हम डिफरेंस देखने के लिए टी टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? दो मीन के बीच डिफरेंस देखने के लिए हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। आप यहाँ कई लोग पीजी वाले भी होंगे और नेट का एग्जाम भी देते होंगे, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टी टेस्ट का कब यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपके लिए ये यूजफुल है। जैसे हम इस केस की भी बात किए तो पहले वो भी आपके लिए यूजफुल है। चलिए आगे चलिए बात करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लिया है मैंने कि टी टेस्ट को कैसे निकाला है। ये ऊपर तो लिखा हुआ है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स। ये स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं है ना। तो इनके इंटेलिजेंस सी स्कोर्स के बीच क्या डिफरेंस है उसको देखने के लिए हम टेस्ट का यूज कर रहे हैं। यहाँ एक डेटा मैंने लिया हुआ है जहाँ मीन निकला है 57.16 मेल्स का और फीमेल का निकला है 80.20। अब ये मीन स्कोर से आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि किसका इंटेलिजेंसी लेवल ज्यादा है। समझ में आ रहा है किसका ज्यादा है? फीमेल्स का। फीमेल्स पहले बोलिए, फीमेल्स का ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ इस मीन से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वाकई में डिफरेंस है या नहीं है। ऊपर जो हाइपोथेसिस लिखा हुआ है वो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है और नल होता है। तो नल हाइपोथेसिस जब हम टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, टेस्ट करते हैं, तब हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं है ना। तो यहाँ हम नल हाइपोथेसिस का यूज कर रहे हैं। यहाँ हम लेके चल रहे हैं कि दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। ये मान के चलते हैं कि डिफरेंस नहीं होता है। अब यहाँ मीन निकाले, मीन के बाद आपको एसडी दिख रहा है, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि जो मेल्स का मीन स्कोर है उस मीन स्कोर से बाकी के स्कोर जो है वो कितने फ्लक्चुएट कर रहे हैं है ना। बाकी के स्कोर जो है कितने फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसी तरीके से फीमेल्स का है, बाकी के स्कोर्स कितने फ्लक्चुएट कर रहे हैं। एन क्या है? एन जो है वो हमारा सैंपल है, सैंपल साइज है। यहाँ ये बता रहा है कि 150 मेल है और 150 फीमेल। क्लियर? लास्ट में लिखा हुआ है टी वैल्यू। टी वैल्यू जो है वो कितना है? 8.99। इसका मतलब ये 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट है और बता रहा है कि मेल और फीमेल की इंटेलिजेंसी में अंतर होता है। तो मीन का फीमेल का जो मीन स्कोर है वो ज्यादा है, इसलिए किसका इंटेलिजेंसी ज्यादा है? फीमेल्स का।
ठीक है, अब मैंने जो बात कही 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट, 0.01 लेवल है क्या? जब हम सिग्निफिकेंस लेवल की बात करते हैं तो दो तरीके के सिग्निफिकेंट देखते हैं हम, 0.01 लेवल और 0.05 लेवल, दो लेवल पर हम लिखते हैं। और ये लेवल हमको बताते हैं जब हम 0.1 लेवल पर किसी भी रिजल्ट को पाते हैं तो हम 99% कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है ना। 99% कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि फीमेल्स का इंटेलिजेंस ज्यादा होता है मेल्स की अपेक्षा। क्लियर? और जब ये जो टी वैल्यू में बात कर रहा हूँ 8.99, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कितनी होना चाहिए तब हम 2.01 लेवल की बात कर सकते हैं, और कितना रहेगा तब हम 0.05 लेवल की बात करते हैं। तो जब हम 0.1 लेवल की बात करते हैं तो हमारा जो टी वैल्यू है वो 2.53 कम से कम होना चाहिए। कितना? 2.53। यदि 2.53 है तो हम मान के चलते हैं कि हम 99% कॉन्फिडेंट है। और उससे बिलो जाता है, उससे बिलो कितना बिलो? 1.96। 1.96 जो है वो 0.05 लेवल की वैल्यू। यदि उस लेवल पर वो उतना हमारा टी वैल्यू आता है तो हम कितने लेवल पर सिग्निफिकेंट है? 0.05 लेवल पर सिग्निफिकेंट है, तब हम 95% कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तब हम 95% कॉन्फिडेंट है। तो इस तरीके से जो है हम इसको इसके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ मीन में हो सकता है कि 57.16 लिखा है और 65.90 फीमेल्स का एज ज्यादा है, तो टी वैल्यू हो सकता है 0.05 लेवल से भी नीचे चली जाए और इनमें डिफरेंस नहीं होगा वैसे, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये इसका इंटरप्रिटेशन मैंने किया हुआ है कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज लिखा हुआ है डिग्री फ्रीडम, डीएफ लिखा हुआ है, डीएफ दिख रहा है आप लोग सेकंड लाइन में, फ्रॉम टेबल 1.1 इज द एविडेंट दैट द वैल्यू ऑफ इज 8.98 इज सिग्निफिकेंट एट 0.0 लेवल, 0.0 लेवल पर सिग्निफिकेंट है विद डिग्री फ्रीडम 298। डिग्री फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है जैसे हमारे पास 300 लोग हैं, सॉरी 150 मेल है, 150 फीमेल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जो है वो है n-1। ठीक है, n क्या है हमारा? सैंपल -1 करेंगे तो 150 में -1 करोगे कितना आएगा? 149। फिर नीचे 150 में -1 करोगे कितना आएगा? 149। दोनों को प्लस करोगे तो 98 आएगा। ठीक है, तो ये डिग्री फ्रीडम है। इस टेबल जब देखोगे इसका टेबल में दिया रहता है किस डिग्री फ्रीडम पर देखना चाहते हैं, किस लेवल पर देखना चाहते हैं, क्या वैल्यू आना चाहिए, वो टेबल क्लियर करता है ना। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए, इसमें एक चीज और बता दे रहा हूँ, यहाँ हम लिखे हैं does the null hypothesis that there is no significant difference between mean score of intelligence of male and female just is rejected। रिजेक्टेड क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम वाक्य लिखे थे देयर इज नो डिफरेंस, है ना, नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी उसको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। और यदि अंतर नहीं होता वैसी स्थिति में हम आप क्या लिखते हैं? एक्सेप्टेड नहीं लिखते, नॉट रिजेक्टेड, क्योंकि वो नल हाइपोथेसिस जो होती है वो रिजेक्ट करने के लिए बनाई जाती है ना, रिजेक्टेड लिखेंगे या नॉट रिजेक्टेड। ठीक है, इसलिए इंटरप्रिटेशन कभी ध्यान रखना चाहिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन। अगला इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी इसमें एन, पी और एस डी को मैं दिखाया हूँ, इसका जरूरत नहीं था।
इसके बाद है कोरिलेटेड टी टेस्ट। कोरिलेटेड टी टेस्ट को हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ए टू कैटेगरियल रिलेटेड ग्रुप्स और मेसलियर्स। ये बेसिकली यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब हम करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसमें भी सेम वही चीजें हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए डेटा जो है हमारा, और जो सैंपल है वो भी आपका रैंडमली सिलेक्ट होना चाहिए। सारी रिजल्ट्स सभी को भी होती है। यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन mean scores of achievement in mathematics at pre-test and post-test stages of group thought through computer aided instruction। किसके द्वारा पढ़ाया गया है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के माध्यम से। CAI पढ़ते होंगे आप ET में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में CAI पढ़ते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, या इसमें एडिट लिखा है। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट क्या है, इसी बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम देखते हैं कि जब हम उसको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के थ्रू पढ़ाने जा रहे हैं तो उस पढ़ाने से पहले एक टेस्ट ले लेते हैं, प्री टेस्ट जिसको बोला जाएगा, है ना। प्री टेस्ट उसको एक बोला जाएगा। तो हमने पहले टेस्ट ले लिया, उनका अचीवमेंट इसको रख लिया, मैथ्स का कितना है, फिर हमने उनको ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट किस चीज का, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन से हमने उनको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद फिर टेस्ट लिया, फिर उसका स्कोर हमने देखा। तो दोनों के मीन स्कोर के बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल आप लोग सीखते हैं कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है ना। बादाम खिलाने से पहले IQ टेस्ट कर लीजिए, तो 1 महीना बादाम खिलाइए और उसके बाद IQ टेस्ट करिए, तो पता चल जाएगा कि वाकई में बादाम को कुछ असर होता है कि नहीं। या फिर योगा की हम बात करते हैं, योगा तो क्या करते हैं, तो वाकई में मेंटल पीस देता है। आप लोग करते होंगे तो पता होगा। तो योगा को भी एज अ ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। प्री टेस्ट करेंगे, फिर योगा के ट्रीटमेंट देने के बाद फिर से पोस्ट टेस्ट करेंगे, और दोनों के बीच के डिफरेंस को हम देखेंगे। तो वो कोरिलेटेड प्री टेस्ट के अंदर होता है। इसमें भी देख लीजिए, मीन स्कोर है, सेम चीज है। मीन स्कोर है, SB है और N है। इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है R। R क्या है, कोरिलेटेड की बात कर रहे हैं। दोनों चीजें कोरिलेटेड हैं या नहीं, कोरिलेशन है कि नहीं दोनों। मतलब यदि हम उस कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन से पढ़ा रहे हैं तो वो उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं, अचीवमेंट के साथ कोरिलेट कर रहा है। तो यहाँ है 0.98, 0.98 ये बता रहा है कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। कोरिलेशन जब भी हम देखते हैं +1 से -1 के बीच में कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन जो होगी +1 से माइनस, ज्यादा फैक्टर नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो, ये इंटरप्रिटेशन है, सेम है। आगे होगा एनालिसिस ऑफ बैचेस। ये एनोवा की हम बात कर रहे हैं। एनोवा जो होता है 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा और 3 वे एनोवा, है ना। 1 वे एनोवा में क्या होता है, इसमें वन वेरिएबल हैविंग मोर देन 2 लेवल्स, 2 लेवल्स की बात कर रहा है, along with 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन 2 लेवल्स। हम यहाँ बात किए हैं, आगे जो मैं बनाया उसमें हम प्राइमरी टीचर्स की बात किए हैं, सेकेंडरी टीचर की बात किए हैं और हायर सेकेंडरी की बात। टीचर्स की इंटेलिजेंसी की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन से टीचर्स हैं, प्राइमरी लेवल के हैं और सेकेंडरी हैं और हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर्स। इन तीनों के बीच की IQ लेवल के बीच कंपैरिजन हमको करना है, डिफरेंस हमको देखना है, तब हम एनोवा का यूज करते हैं, ठीक है। मोर देन 2 मीन्स के बीच के डिफरेंस है। 2 मीन के लिए तो हमने क्या किया, टी टेस्ट लगाया। अब 2 से ज्यादा के बीच हमको डिफरेंस देखना है तो हम
एनोवा का यूज करेंगे। इसमें भी 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, 3 वे एनोवा। चलिए आगे चलिए। एग्जांपल यहाँ 1 वे एनोवा का एग्जांपल मैं करता हूँ। इसमें हम बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप की बात करते हैं, है ना, ग्रुप के साथ और ग्रुप के बीच में क्या है। यहाँ कौन कितने ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, 3 ग्रुप है। तो 3 ग्रुप में जब n-1 लगाएंगे तो 2 डिग्री फ्रीडम आएगा और ये सम ऑफ स्क्वायर है, जो हमारा सम है उसके स्क्वायर की बात कर रहा है, मीन्स के स्क्वायर्स की बात कर रहा है। और यहाँ f वैल्यू जो है 4.392। मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हमारे सामने सारी चीज नहीं रहेगी, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। टी टेस्ट तक तो समझ में आएगा। इसमें भी वही चीज है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 लोगों के बीच डिफरेंस देख रहे हैं, इनके बीच, इसके बीच और मेरे बीच, तीनों के बीच डिफरेंस देख रहे हैं। पहले हम इन दोनों के बीच डिफरेंस देख रहे हैं, अब 3 के बीच देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम 3 वेरिएबल देखते हैं, हम इसको देखते हैं f वैल्यू देखते हैं, ठीक है। इसकी टेबल एक अलग है, एनोवा की टेबल अलग होगी, मैथ्स वाले होंगे वो जानते होंगे। तो 4.392 जो आया है वैल्यू, ये वैल्यू जो है 3 मिनिमम होना चाहिए, 0.1 लेवल से ठीक होना चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन बता देना। फ्रॉम टेबल 1.3 is found that the calculated f value 4.392 is greater than f value, लिखा हुआ है ना, इससे ज्यादा है तो यहाँ क्या है, ये भी क्या होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। देखो among mean score common elements of teachers in primary school, secondary school and higher secondary school is rejected। तो rejected है क्योंकि इनके बीच डिफरेंस है ना। मीन स्कोर वाला एक टेबल हम उस पर नहीं डाला, तो मीन स्कोर से भी समझ में आता है कि तीन के बीच डिफरेंस है। चलो आगे कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। कोरिलेशन जो है अभी एनालिसिस करके बता रहे हैं, इसकी जल्दी जल्दी में पढ़ रहा हूँ। कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन में भी आप पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का ध्यान रखें। ऊपर के जो 3 कोरिलेशन जो है वो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में आते हैं, और जो नीचे के 3 हैं वो नॉन पैरामेट्रिक। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, जिसको हम ट्रांसलेशन कोरिलेशन भी बोलते हैं, बाइसीलियर कोरिलेशन, पॉइंट बाइसीलियर कोरिलेशन, वेरिएबल्स मेथड, द पाई कोएफिशिएंट, प्रोबेबिलिटी कोएफिशिएंट। आगे बढ़ो। एक एग्जांपल में कोरिलेशन का लिया हूं। कोरिलेशन यहाँ किसके बीच कोरिलेशन देखा जा रहा है, इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, है ना। जिसका इंटेलिजेंस ज्यादा होगा उसका मैथमेटिक्स अचीवमेंट भी ज्यादा होगा, ऐसा मान के चलते हैं, है ना। तो यहाँ वही हम कोरिलेशन देखेंगे कि पहले हमने आईक्यू लेवल लिया, आईक्यू का एक स्कोर हमारे पास आया, एक अचीवमेंट का स्कोर हमारे पास आया। अब दोनों स्कोर के बीच हमने क्या किया, कोरिलेशन लगाया। दोनों के बीच से संबंध देख रहे हैं कि ये पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है या निगेटिवली कर रहा है। जिसका इंटेलिजेंस ज्यादा है उसका मैथमेटिक्स अचीवमेंट अच्छा नहीं भी हो सकता है, या अच्छा नहीं है तो नेगेटिवली कोरिलेटेड होगा, और यदि अच्छा है तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा। यहाँ लिखा है 0.628। 0.628 का मतलब ये है कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, लेकिन कैसा है, मॉडरेट है, मॉडरेट है। यदि ये 0.828 होता तो क्या होता, हाईली कोरिलेटेड हो जाता, अभी मॉडरेट है, और इससे कम होगा तो लोअर कोरिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ 2 बना हुआ है, एक हम इंटेलिजेंस का कोरिलेशन देख रहे हैं अचीवमेंट के साथ, और अचीवमेंट का कोरिलेशन देख रहे हैं इंटेलिजेंस। नहीं कर रहा, ये इंटेलिजेंस है यहाँ, और ये जहाँ इसका स्कोर दिखा रहा है अचीवमेंट के साथ कोरिलेशन दिखा है, और जो अचीवमेंट है वो इंटेलिजेंस के साथ कोरिलेशन बता दीजिए। और इसका आगे
की टेबल में देखो यहाँ दिखाया वेरिएबल इंटेलिजेंस और अचीवमेंट की कोरिलेशन 0.628 और 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट